शाबाश, तुम पास हो गए। बच्चों ये वाक्य कैसा है? विस्मयादि बोधक वाक्य है। शायद आज छठी के परिणाम आ जाए। ये वाक्य कैसा है बच्चों? इसमें संदेह है। शायद, तो ये संदेहवाचक वाक्य है। सदा सुखी रहो, ये विधानार्थक वाक्य है। देखो वर्षा नहीं हुई, निषेधात्मक वाक्य है बच्चों। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ये कौन सा वाक्य है बच्चों? बोलो। ये संकेतवाचक वाक्य है। वहां शोर मत मचाओ, ये कैसा वाक्य है? आज्ञार्थक वाक्य है। ऑर्डर दिया जा रहा है ना कि वहां पर शोर मत मचाओ। मैं घर गया, विधानार्थक वाक्य। तुम कहाँ से आ रहे हो? ये प्रश्न, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है ना बच्चों, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है बच्चों, तो अब हम अपना कहानी में शुरू करती हूँ। ठीक है, तो चलो अब हम कहानी अपनी शुरू करते हैं। एक दार्शनिक अपने एक शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहे थे। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुंचे। खेत अच्छी जगह स्थित था, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था मानो उसका मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता था। बच्चों ये एक दार्शनिक है, अपने शिष्य के साथ जा रहे थे। तो चलते चलते ये क्या देखते हैं कि पास में एक खेत है, और खेत तो बहुत अच्छी जगह पर है, लेकिन खेत को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका मालिक उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। खैर दोनों को प्यास लगी थी, सो वे खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे। इन दोनों को प्यास लगी हुई थी, दार्शनिक और उसके शिष्य को। तो ये लोग क्या करते हैं, जो खेत के पास टूटा फूटा घर है ना, उस घर के पास जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। खैर दोनों को प्यास लगी, सो वे खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। वो जो खेत के पास घर था ना टूटा फूटा, वहां पे जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से एक आदमी निकला, उसके साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। जब ये लोग दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से एक आदमी निकलता है, उसके साथ उसकी पत्नी थी और 2 बच्चे थे, और वो लोग एकदम फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। श्रीमान क्या हमें पानी मिल सकता है? फिर ये लोग बोलते हैं, क्या श्रीमान हमें पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है। तो जो घर के अंदर व्यक्ति रहता है वो बोलता है, जरूर मिल सकता है आपको पानी। फिर वो आदमी उन्हें पानी का लोटा थमाते हुए बोला। वो आदमी पानी का लोटा देता है उनको, बोलता है हाँ आपको जरूर पानी मिलेगा, और वो पानी लाता है और दोनों को दे देता है। मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है, ना ही यहाँ फलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? दार्शनिक ने पूछा। फिर वो दार्शनिक क्या पूछता है कि आप लोग का खेत तो कितना बड़ा है, लेकिन आप लोगों ने इसमें कोई भी फसल नहीं बोई है, और ना यहाँ पे कोई वृक्ष दिखाई दे रहा है कि भाई चलो यहाँ पे फल के वृक्ष है। यहाँ पे तो कोई वृक्ष भी नहीं दिखाई दे रहा है, कोई पेड़ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? आप लोग क्या खाते हो, कैसे करते हो? दार्शनिक ये सवाल पूछता है, जो घर के अंदर आदमी रहता है। जी हमारे पास एक भैंस है, वह काफ़ी दूध देती है। उसे पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं, और बचे हुए दूध का सेवन करके हमारा गुजारा चल जाता है, आदमी ने समझाया। फिर वो आदमी क्या बोलता है कि हमारे पास तो एक भैंस है जो बहुत सारा दूध देती है। वो दूध को लेकर हम लोग गांव में जाते हैं और गांव के लोगों को बेच देते हैं। फिर उससे जो पैसा मिलता है और जो दूध बचा है उसी से हमारा गुजारा चलता है। वो आदमी ऐसे समझाता है।
दार्शनिक और शिष्य आगे बढ़ने को हुए, तभी आदमी बोला, शाम काफ़ी हो गई है, आप लोग चाहो तो आज रात यहीं रुक जाओ। जब वो दार्शनिक और उसका शिष्य आगे जाने लगते हैं तो वो आदमी बोलता है कि काफ़ी शाम हो गई है, अगर आप लोग चाहो तो आज की रात हमारे यहाँ पे रुक जाओ। दोनों रुकने को तैयार हो गए। आधी रात के करीब जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी दार्शनिक ने शिष्य को उठाया और बोले, चलो हमें अभी यहाँ से चलना है। बच्चों, जब आधी रात हुई और सब लोग सो रहे थे तो दार्शनिक क्या करते हैं, अपने शिष्य को उठाते हैं और बोलते हैं, चलो अभी हमें यहाँ से जाना है। चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को लेकर जाएंगे। दार्शनिक अपने शिष्य से कहते हैं कि चलो अभी हमें यहाँ से चलना है और जाने से पहले हम उनकी भैंस को अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन क्यों गुरुदेव? लेकिन वो शिष्य पूछता है, गुरुदेव क्यों? हम क्यों लेके जाए उनके भैंस को? गुरुदेव बोले, उस आदमी की भलाई के लिए, उसे कार्यत करने के लिए। तो गुरुदेव क्या बोलते हैं, उस आदमी की भलाई इसमें छुपी है, उस आदमी की भलाई के लिए हमें ये कार्य करना है, उसकी भैंस को अपने साथ लेकर जाना है। शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वह उनकी बात काट भी नहीं सकता था। जो शिष्य था उसे अपने गुरु की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो अपने गुरु की बात काट भी नहीं सकता है। दोनों भैंस को लेकर रातों रात गायब हो गए। फिर दोनों जन भैंस को लेते हैं और चले जाते हैं। ये देखो बच्चों, दोनों उस आदमी की भैंस को लेते हैं, दार्शनिक और उसका शिष्य। ये लोग उसकी भैंस को लेते हैं और चले जाते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है बच्चों। यह घटना शिष्य के जहन में बैठ गई। करीब 10 साल बाद जब वह एक सफल आदमी बन गया, उसने सोचा, क्यों ना अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर उसी आदमी से मिला जाए। जब शिष्य जो ये लोग भैंस लेके जाते हैं ना, दोनों गुरु और शिष्य, तो ये बात ना शिष्य को, एक दार्शनिक अपने एक शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहे थे। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुंचे। खेत अच्छी जगह स्थित था, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था मानो उसका मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता था। बच्चों, ये एक दार्शनिक है, अपने शिष्य के साथ जा रहे थे। तो चलते चलते ये क्या देखते हैं कि पास में एक खेत है, और खेत तो बहुत अच्छी जगह पर है, लेकिन खेत को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका मालिक उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। खैर, दोनों को प्यास लगी थी, सो वे खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे। इन दोनों को प्यास लगी हुई थी, दार्शनिक और उसके शिष्य को। तो ये लोग क्या करते हैं, जो खेत के पास टूटा फूटा घर है ना, उस घर के पास जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। खैर, दोनों को प्यास लगी, सो वे खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। वो जो खेत के पास घर था ना टूटा फूटा, वहां पे जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से एक आदमी निकला, उसके साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। जब ये लोग दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से एक आदमी निकलता है, उसके साथ उसकी पत्नी थी और 2 बच्चे थे, और वो लोग एकदम फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। श्रीमान, क्या हमें पानी मिल सकता है? फिर ये लोग बोलते हैं, क्या श्रीमान हमें पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है। तो जो घर के अंदर व्यक्ति रहता है वो बोलता है, जरूर मिल सकता है आपको पानी। फिर वो आदमी उन्हें पानी का लोटा थमाते हुए बोला। वो आदमी पानी का लोटा देता है उनको, बोलता है, हाँ आपको जरूर पानी मिलेगा। और वो पानी लाता है और दोनों को दे देता है। मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है, ना ही यहाँ फलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? दार्शनिक ने पूछा। फिर वो दार्शनिक क्या पूछता है
कि आप लोग का खेत तो कितना बड़ा है, लेकिन आप लोगों ने इसमें कोई भी फसल नहीं बोई है और ना यहाँ पे कोई वृक्ष दिखाई दे रहा है कि भाई चलो यहाँ पे फल के वृक्ष है। यहाँ पे तो कोई वृक्ष भी नहीं दिखाई दे रहा है, कोई पेड़ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? आप लोग क्या खाते हो, कैसे करते हो? दार्शनिक ये सवाल पूछता है जो घर के अंदर आदमी रहता है। जी हमारे पास एक भैंस है, वह काफ़ी दूध देती है। उसे पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन करके हमारा गुजारा चल जाता है, आदमी ने समझाया। फिर वो आदमी क्या बोलता है कि हमारे पास तो एक भैंस है जो बहुत सारा दूध देती है। वो दूध को लेकर हम लोग गांव में जाते हैं और गांव के लोगों को बेच देते हैं। फिर उससे जो पैसा मिलता है और जो दूध बचा है उसी से हमारा गुजारा चलता है। वो आदमी ऐसे समझाता है। दार्शनिक और शिष्य आगे बढ़ने को हुए, तभी आदमी बोला, शाम काफ़ी हो गई है, आप लोग चाहो तो आज रात यहीं रुक जाओ। जब वो दार्शनिक और उसका शिष्य आगे जाने लगते हैं तो वो आदमी बोलता है कि काफ़ी शाम हो गई है, अगर आप लोग चाहो तो आज की रात हमारे यहाँ पे रुक जाओ। दोनों रुकने को तैयार हो गए। आधी रात के करीब जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी दार्शनिक ने शिष्य को उठाया और बोले, चलो हमें अभी यहाँ से चलना है। बच्चों जब आधी रात हुई और सब लोग सो रहे थे तो दार्शनिक क्या करते हैं, अपने शिष्य को उठाते हैं और बोलते हैं, चलो अभी हमें यहाँ से जाना है। चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को लेकर जाएंगे। दार्शनिक अपने शिष्य से कहते हैं कि चलो अभी हमें यहाँ से चलना है और जाने से पहले हम उनकी भैंस को अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन क्यों गुरुदेव? लेकिन वो शिष्य पूछता है, गुरुदेव क्यों? हम क्यों लेके जाए उनके भैंस को? गुरुदेव बोले, उस आदमी की भलाई के लिए, उसे कार्यत करने के लिए। तो गुरुदेव क्या बोलते हैं, उस आदमी की भलाई इसमें छुपी है। उस आदमी की भलाई के लिए हमें ये कार्य करना है, उसकी भैंस को अपने साथ लेकर जाना है। शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वह उनकी बात काट भी नहीं सकता था। जो शिष्य था उसे अपने गुरु की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो अपने गुरु की बात काट भी नहीं सकता है। दोनों भैंस को लेकर रातों रात गायब हो गए। फिर दोनों जन भैंस को लेते हैं और चले जाते हैं। ये देखो, गुरु और उनके शिष्य उस व्यक्ति की भैंस को लेकर जा रहे हैं। यह घटना शिष्य के जेहन में बैठ गई। करीब 10 साल बाद जब वह एक सफल आदमी बन गया, उसने सोचा क्यों ना अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर उसी आदमी से मिला जाए। वो जो बात थी शिष्य को बहुत लग गई। फिर वो 10 साल के बाद एक बहुत सफल आदमी बन जाता है। फिर वो सोचता है कि जो गलती मैंने किया था उसका पश्चाताप करने के लिए चलो एक बार उस आदमी के पास में जाकर मिलता हूँ, उसकी आर्थिक मदद की जाए। उसे लगता है कि चलो मैं उस आदमी के पास जाकर मिलता हूँ और मैं उसकी थोड़ी आर्थिक मदद कर दूँ, क्योंकि दोनों गुरु और शिष्य भैंस लेके चले आए थे। वो शिष्य को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर 10 साल के बाद जब वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, एक सफल आदमी बन जाता है, तो वो सोचता है क्यों ना मैं अपनी उस गलती के लिए जाकर मैं देखूं कि उस व्यक्ति का क्या हाल है, वो कैसा है, हो सके तो मैं उससे कुछ आर्थिक मदद कर दूं। ये सोचकर शिष्य वहाँ पे जाता है। अपनी चमचमाती कार से वो उस खेत के सामने पहुँचा और वो जो शिष्य था ना, वो अपनी चमचमाती कार में बैठकर उस खेत के पास पहुँचता है। शिष्य को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह उजाड़ खेत अब फलों के बगीचे में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था, जहां अकेली भैंस बंधी रहती थी। वहां अच्छी नस्ल की कई गायें और भैंसें अपना चारा चर रही थी। ये देखो बच्चों, जो टूटा फूटा घर था उसके जगह पे कितना अच्छा घर बन गया है।
और यहाँ पे बगीचा लग गया है फलों के, है ना। शिष्य ने सोचा कि शायद भैंस के न रहने के बाद वह परिवार सब कुछ बेच बाच कर कहीं चला गया होगा। शिष्य को लग रहा था कि वो लोग तो गाय भैंस उसकी लेकर आ गए थे, शायद उसके बाद वो परिवार अपना सब कुछ बेच कर कहीं चला गया होगा। वहाँ से वापस लौटने के लिए वह अपनी कार स्टार्ट करने लगा कि तभी उसे वही 10 साल पहले वाला आदमी दिखाई दिया। जैसे वो शिष्य अपनी कार को वापस आने के लिए अपना कार स्टार्ट करता है तो वो उसी आदमी को देखता है जो 10 साल पहले जिस आदमी को देखा था। शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए, सालों पहले मैं आपसे मिला था। शिष्य उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला। शिष्य उस आदमी के पास जाता है और उसको बोलता है कि शायद आप मुझे नहीं पहचान पाए, 10 साल पहले मैं आपसे मिला था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है, आप और आपके गुरु यहाँ आए थे। कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को, उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। वो व्यक्ति क्या बोलता है, नहीं नहीं, मैंने आपको पहचान लिया, मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस दिन आप और आपके गुरु यहाँ आए थे। मैं कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को, उस दिन तो मेरा सारा जीवन ही बदल कर रख दिया। आप लोग तो बिना बताए चले गए, पर उसी दिन ना जाने कैसे हमारी भैंस भी कहीं चली गई। वो आदमी बताता है, उस दिन तो आप लोग चले गए बिना बताए, लेकिन पता नहीं कैसे उसी दिन हमारी भैंस भी कहीं चली गई। कुछ दिन तो समझ ही नहीं आया कि क्या करे। वो व्यक्ति बता रहा है कि कुछ दिन तक तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना ही था। सो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने के बदले यहाँ वहाँ छोटे बड़े काम करके उससे कुछ रुपए कमाना शुरू किया। वो आदमी बोल रहा है, उस दिन तो हमारी भैंस कहीं चली गई थी, उस दिन तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, लेकिन जीना तो है और जीने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हम हाथ के ऊपर हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते हैं, अगर हम ऐसे बैठे रहेंगे तो खाना कैसे मिलेगा। जमा रुपयों से खेत में बुआई कर दी। फिर वो व्यक्ति बताता है, जो हमारे पास रुपए जमा थे उससे हमने खेत में बुआई कर दी। सौभाग्य से फसल की अच्छी पैदावार हुई। वो आदमी बताता है कि हमारे पास थोड़े से पैसे थे तो पैसों से हमने खेत की बुआई कर दी और सौभाग्य के साथ उस साल हमारी फसल की पैदावार बहुत अच्छी हुई। फसल बेचने पर जो रुपए मिले उससे फलों के बगीचे लगवा दिए। वो व्यक्ति बताता है कि कुछ रुपए हमारे पास थे, उससे हम लोगों ने खेत की बुआई कर दी और उसी साल उनकी जो फसल थी वो बहुत अच्छी हुई और फसल बेचने पर उन्हें जो रुपए मिले थे उससे उन लोगों ने फलों के बगीचे लगवा दिए। यह काम अच्छा चल पड़ा और इस समय में आसपास के 1000 गांवों में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। वो व्यक्ति बताता है कि जो पैसे मिले थे उससे मैंने बगीचा लगवा दिया था फलों का और ये काम बहुत अच्छा चल पड़ा। आज मैं आसपास के हजारों गांवों में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। सचमुच ये सब कुछ ना हुआ होता अगर उस दिन हमारी भैंस चली ना जाती। वो व्यक्ति बोलता है, ये सब कुछ भी नहीं होता था, अगर उस दिन सचमुच हमारी भैंस नहीं गई होती तो ये सब कुछ भी नहीं होता था। लेकिन यही काम तो आप पहले भी कर सकते थे, शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। जब वो बोलता है ना कि अगर हमारी भैंस नहीं गई होती तो शायद आज ये सब कुछ नहीं होता, तो शिष्य क्या बोलता है, लेकिन यह काम तो आप पहले भी कर सकते थे, शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। तो वो शिष्य उससे पूछता है, लेकिन ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे, तो आपने पहले क्यों नहीं किया? आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर तब जिंदगी बिना किसी मेहनत के आराम से चल रही थी, कभी लगा ही नहीं
कि मेरे अंदर इतना सब कुछ करने की क्षमता है। वो व्यक्ति बोलता है कि मैं बिल्कुल कर सकता था, पर तभी जिंदगी ना बहुत आराम से चल रही थी, बिना किसी मेहनत के आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं ये सब कर सकता हूँ, मुझ में इतनी क्षमता है। मैंने कोशिश ही नहीं की, पर जब भैंस कहीं चली गई तब हाथ पांव मारने पड़े। बोलता पहले तो मैंने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि भैंस उसके पास थी और भैंस बहुत सारा दूध देती थी, तो वो लोग दूध को गांव में बेचते थे और पैसा मिल जाता था, और जो दूध बचता था वो लोग इस्तेमाल करते थे। तो उन लोगों ने कभी कोशिश ही नहीं की थी, और जब भैंस चली गई तो वो लोग को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, तो वो हाथ पैर मारने लगे। मुझ जैसा गरीब बेहाल इंसान तभी आज इस मुकाम तक पहुंच पाया है, और मेरे जैसा जो गरीब इंसान है वो आज इस मुकाम पर पहुंच गया है। आज शिष्य अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब समझ चुका था। आज वो शिष्य को अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब आज वो समझा था। बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट पा रहा था, और उसे अब लौटते समय उसके मन में कोई पश्चाताप नहीं था। बिना किसी पश्चाताप के वो वापस लौट रहा था। बच्चों, हमारा पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। मैंने समझा, आपने इस पाठ से क्या समझा वो आप इधर लिखिए। शब्द वाटिका, नए शब्द, दार्शनिक, तत्वज्ञानी, जेहन, बुद्धि, नस्ल, वंश, बोवाई, बीज बोने का काम, मुहावरे, हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना, कोई काम ना करना, हाथ पांव मारना, प्रयत्न करना, जरा सोचो तो चर्चा करो, कहानी के शिष्य की जगह तुम होते तो, अगर आप उस कहानी के शिष्य की जगह होते तो आप क्या करते थे, जरा आप सोचो बच्चों। स्वयं अध्ययन, भैंस पर आधारित मुहावरे एवं कहावतें पढ़ो और संकलित करो। बच्चों, गूगल पे आप जाओगे ना तो भैंस के ऊपर आपको बहुत सारे मुहावरे और कहावतें मिलेंगी, उसे आप पढ़ो और अपनी कॉपी में लिखो। सुनो तो जरा, डोरेमोन की कोई एक कहानी सुनो और सुनाओ। तो बच्चों, आप कहानी सुनो और अपने घर के बड़ों को सुनाइए, और जब मेरा अपना स्कूल शुरू होगा तो आप मुझे सुनाना। वाचन जगत से मीरा के पद पढ़ो और उसका अनुलेखन करो। ठीक है बच्चों, बताओ तो सही, अक्ल बड़ी या भैंस, अक्ल बड़ी या भैंस, इसे स्पष्ट करते हुए कोई घटना बताओ। मेरी कलम से हेलन केलर के बारे में संक्षेप में जानकारी लिखो। बच्चों, गूगल पे जाइए, सर्च करिए और जानकारी लिखिए। सही पर्याय चुनकर वाक्य फिर से लिखो। तो आखिर आप लोगों का डैश कैसे चलता, तो खाली जगह पे क्या आएगा, गुजारा। काम तो हो ही नहीं सकता है, आखिर आप लोगों का काम कैसे चलता, नहीं, गुजारा कैसे चलता, तो खाली जगह पे क्या आएगा, गुजारा। तो आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है, उत्तर। दूसरा, यह घटना शिष्य के डैश में बैठ गई, किस में बैठ गई थी, जेहन में बैठ गई थी। तीसरा, शिष्य को अपनी आंखों पर डैश नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था। उससे कुछ पैसे जमा हुए तो खेत में बोवाई कर दी, क्या कर दी, बोवाई। सदैव ध्यान में रखो, समस्या ही समाधान का उद्गम है। विचार मंथन, हमें पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। तो बच्चों, विचार करिए इस पे आप। भाषा की ओर। बच्चों, वाक्य को पहले हमने शुद्ध करके लिखा है, फिर उसका वाक्य बनाया है। यहाँ पे देखो, यही बोला गया है, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके उनका वाक्यों में प्रयोग करके लिखो। तो हमने यहाँ पे किया है बच्चों। इधर होगा शुद्ध वाक्य, हो जाएगा आंगन। वाक्य, मेरे आंगन में
तुलसी का हरा भरा पौधा है। इसको शुद्ध करके लिखेंगे अस्पताल। मुंबई शहर में अनेक बड़े अस्पताल हैं। बच्चों ये वाक्य शुद्ध करके लिखा हुआ है। ठीक है। तीसरा, सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश को शुद्ध करके ऐसे लिखेंगे बच्चों, प में र की मात्रा है। सूर्य प्रकाश। फसलों के लिए सूर्य प्रकाश बहुत जरूरी है। रक्त। सभी लोगों के रक्त का रंग लाल होता है। परिवर्तन। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। 6, आशीर्वाद। ये देखो शुद्ध करके लिखा है, गुरुजी ने प्रसन्न होकर शिष्य को आशीर्वाद दिया। संगणक। ये शुद्ध करके लिखा है बच्चों, संगणक आधुनिक युग की आवश्यकता बन गया है। पर्याप्त। ये देखो शुद्ध करके लिखा है, इस वर्ष मुंबई को पानी आपूर्ति करने वाली झीलों में पर्याप्त पानी है। समस्या। समसाया लिखा है, इधर समस्या ऐसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये शुद्ध करके, ये गलत है, ये शुद्ध करके मैंने यहाँ पे लिखा है। वाक्य, गुरुजी विद्यार्थियों की प्रत्येक समस्या का उचित समाधान निकाल लेते हैं। प्रश्न पहला, वैज्ञानिक को खेत की हालत देखकर क्या लगता था? उत्तर, वैज्ञानिक को खेत की हालत देखकर लगता था कि उसका मालिक खेत पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों, खेत के मालिक और उसके परिवार का गुजारा कैसे चलता था? खेत के मालिक और उसके परिवार का गुजारा अपनी भैंस का दूध बेचकर चलता था। तीसरा प्रश्न, खेत के मालिक की भैंस कौन ले गया? उसका उत्तर, खेत के मालिक की भैंस दार्शनिक और उसके शिष्य ले गए। प्रश्न चौथा, दार्शनिक खेत के मालिक की भैंस क्यों ले गए थे? तो उसका उत्तर है, दार्शनिक खेत के मालिक की भलाई के लिए, उसे कार्यरत करने के लिए उसकी भैंस ले गए थे। हमारा पांचवा प्रश्न है, दार्शनिक के शिष्य के जीवन में 10 साल बाद कौन सा परिवर्तन आया? दार्शनिक के शिष्य 10 साल के बाद एक सफल आदमी बन गया। हमारा आखिरी प्रश्न छठा, भैंस के चले जाने पर खेत के मालिक ने क्या किया? भैंस के चले जाने पर खेत के मालिक की आमदनी बंद हो गई, इसलिए उसने यहाँ वहाँ छोटे बड़े काम करके रुपए कमाना शुरू कर दिया। तो बच्चों, मैंने आप लोगों के प्रश्न उत्तर भी हो गए। हमारा ये पूरा पाठ यहाँ पर समाप्त हो गया है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी ये पाठशाला पसंद है तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। और अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है बच्चों, और जो घंटी की चित्र है उसे ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी पाठशाला डालूंगी, जो भी पाठ डालूंगी, वो आपको सबसे पहले मिलेगा और आप अपनी पढ़ाई कर सकोगे। तो कल हम एक नए पाठ के साथ में आपसे फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।